हाँ ये डिस्कस करेंगे फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा देखें भाई, देखें, हाँ हाँ मैं एंजाइम रिसेप्टर सारे ये कवर करके फिर आगे चलूंगा। हमने कल पढ़ा था ट्रांसपोर्ट के टाइप्स। हमने पढ़ा था जो ट्रांसपोर्ट है वो 3 टाइप की होती है। एक ट्रांसपोर्ट को हमने कहा पैसिव, दूसरी को कहा एक्टिव, और तीसरी ट्रांसपोर्ट को हमने कहा, तीसरी ट्रांसपोर्ट को हमने क्या कहा, बल्क ट्रांसपोर्ट। पैसिव, उसके बाद एक्टिव, उसके बाद बल्क। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहां पे एनर्जी कंज्यूम हो, पैसिव ट्रांसपोर्ट जहां पे एनर्जी कंज्यूम ना हो, अकॉर्डिंग टू द ग्रेडियंट। ये चीजें हमने डिस्कस की थी डिटेल में, ठीक है ना। तो पैसिव, एक्टिव और बल्क 3 टाइप की ट्रांसपोर्ट होती है सेल मेम्ब्रेन में। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने 3 चीजें पढ़ी थी, याद करें कौन कौन सी। डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ओके, डिफ्यूजन को हमने कहा था वो ट्रांसपोर्ट जो किसी पोर से हो उसे हम डिफ्यूजन कहेंगे। थोड़ा रिकॉल करके फिर आगे चलते हैं। और हमने कहा था जो किसी भी पोर से, चैनल से हो, वो ये डिफ्यूजन है। इसका मतलब ये हो गया जो वाटर ट्रांसपायर हो रहा है वो डिफ्यूजन का एग्जांपल हो गया। अभी स्क्रीन ब्लर नहीं है, उसका मतलब ये हो गया जो वाटर ट्रांसपायर हो रहा है वो डिफ्यूजन है, पैसिव है, वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में जा रही है, ऑस्मोसिस नहीं, स्टोमेटा कोर के थ्रू जा रही है वाटर। तो ये ट्रांसपायरेशन इज एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। उसके बाद किडनी में मैंने एग्जांपल दिया था, याद है किसी को किडनी वाला एग्जांपल? किडनी वाला एग्जांपल किसी को याद है? कौन सा हार्मोन काम करता है? पोरिन्स बनाता है, एक्वा पोरिन्स। बताएं कोई, कल पढ़ाया था हमने एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, वेरी गुड। तो एडीएच जो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाता है किडनी में, यानी ट्रांसपायरेशन, और किडनी के अंदर जो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन है वो डिफ्यूजन है। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था सोडियम का चैनल, कहां पे बताते जाएं जल्दी, न्यूरॉन पर, ये भी डिफ्यूजन। पोटेशियम का चैनल न्यूरॉन पे, ये भी डिफ्यूजन। उसके बाद कैल्शियम का चैनल होता है, कैल्शियम का चैनल होता है न्यूरॉन के, जो न्यूरॉन है उसके यहाँ पे एक होता है सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, जो सोडियम को बाहर निकालता है 3 को और पोटेशियम को 2 को अंदर। उसके बाद एक होता है सोडियम का चैनल, एक होता है पोटेशियम का चैनल, ये दोनों चैनल्स हैं। और यहाँ पे कैल्शियम का चैनल होता है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर, ये कैल्शियम का चैनल होता है एक्सॉन के टर्मिनल पे होता है। ये डिफ्यूजन है सारे। उसके बाद यूरिया का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये डिफ्यूजन है। उसके बाद अमोनिया NH3, ये डिफ्यूजन होगी। उसके बाद कौन सी चीजों को पढ़ा था हमने डिफ्यूजन होंगी, ये देखें, आयंस भी हो गए, ये यूरिया भी हो गया, ये गैस भी हो गई, और ये वाटर भी आपका हो गया। यानी कोई भी चीज हो मगर पोर के थ्रू ट्रांसफर हो रही है तो ये डिफ्यूजन, ये पैसिव का ट्रांसपोर्ट है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होना ब्लड से कहां तक, बॉडी के सेल्स तक, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। एक पॉइंट है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, देखें मैं रिपीट कर रहा हूं, देखें भाई, एक है हमारा ये इंटेस्टाइन, ठीक है, ये हमारा हो गया इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से ग्लूकोज का ब्लड में आना, ये हमारी हो गई ब्लड, ये हमारी हो गई ब्लड, ठीक है। इंटेस्टाइन से ग्लूकोज का ब्लड में आना, ये सिंपोर्ट ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। इसमें ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होगा कौन कौन से केमिकल के साथ, या सोडियम के साथ या हाइड्रोजन के साथ, ये सिंपोर्ट है, ये एक्टिव है, ठीक है ना। इलियम से, इंटेस्टाइन से ब्लड में ग्लूकोज का आना, ये एक्टिव है। और ब्लड में आरबीसी पड़े हैं, यहां से ग्लूकोज का आरबीसी में जाना, ये भी एक्टिव है। और आरबीसी से बाहर निकलना गुलट चैनल के थ्रू, ये पैसिव है। और ग्लूकोज का गुलट चैनल कैरियर के थ्रू अंदर जाना, ये एक्टिव है। ये यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट है, ग्लूकोज का आरबीसी में जाना, आरबीसी से निकलना पैसिव है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है।
और यहाँ पे जो सेल है बॉडी का, इस ब्लड से ग्लूकोज का सेल की तरफ जाना, ये भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। आरबीसी में अंदर आना एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट, यूनिपोर्ट, और आरबीसी से निकलना पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और ब्लड से सेल में, सेल कौन सा जिसको नीड हो उसमें जाना, ये भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यानी पैसिव। यहां तक बात क्लियर हो गई? ये कल वाली बातें मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए ताकि रट्टा लग जाए। क्यों हमने सेल मेम्ब्रेन को डिटेल में डिस्कस किया है? क्यों? क्योंकि कोई ऐसी पॉइंट रह ना जाए जहां से सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एमसीक्यूज बनते हैं, बन रहे हैं, पिछले सालों में पूछते आ रहे हैं जो एग्जामिनर। सेल मेम्ब्रेन उनका फेवरेट टॉपिक है सेल में से, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन पूरी बायो में टच करती है, इसीलिए एग्जामिनर को ये टॉपिक बहुत पसंद है। ठीक है ना? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस बहुत पसंद है एग्जामिनर को। ठीक है ना? और गोल्जी बॉडी भी, गोल्जी बॉडी भी। सर सिंपोर्ट एंड सेकेंडरी मैसेंजर में डिफरेंस बताओ प्लीज। रुकैया देखें बाबा, सिंपोर्ट ट्रांसपोर्ट का नाम है, ट्रांसपोर्ट सेल मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट का नाम है सिंपोर्ट। और सेकेंडरी मैसेंजर वो है जो सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस तक मैसेज लेके जाए। सेकेंडरी मैसेंजर वो है जो सेल मेम्ब्रेन से कहां तक मैसेज लेके जाए? न्यूक्लियस तक मैसेज लेके जाए, वो हमारा सेकेंडरी मैसेंजर है। ठीक हो गया? ओके, तो देखें ये सेल हो गया ना, यहां पे जो मैसेज दे गया ये प्राइमरी हार्मोन था इंसुलिन, यहां से रिसेप्टर ने रिसेप्ट किया, एंजाइम ने एडिनाइलेज साइक्लेज ने एएमपी बनाया, एएमपी जो यहां से न्यूक्लियस तक आ रहा है, ये सेकेंडरी मैसेंजर का काम है, ये डिस्टेंस तय करना, साइटोप्लाज्म से क्रॉस करना, न्यूक्लियस में आना, ये सेकेंडरी मैसेंजर का काम है। ओके, उसके बाद ये मैं थोड़ा रेज कर लूं ताकि मैं आपको चीजें सही से, अच्छा ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड डिफरेंस तक पहुंचे। अभी मुझे बताएं भाई ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस बताएं, ऑस्मोसिस क्या है? वाटर की मूवमेंट। ऑस्मोसिस हमेशा एक्टिव होगी या पैसिव होगी? बताएं, ऑस्मोसिस क्या होगी? हमेशा, हमेशा पैसिव होगी। ऑस्मोसिस में कौन मूव करेगा? वाटर। और कौन इन्वॉल्व होगा? सेल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होगी। ठीक है ना? तो ये चीजें हमने पढ़ी थी। अभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के 3 टाइप थे, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। यूनिपोर्ट में सिर्फ ग्लूकोज का जाना, सिम्पोर्ट में ग्लूकोज या अमीनो एसिड के साथ सोडियम या हाइड्रोजन का जाना, दोनों ग्लूकोज और सोडियम या ग्लूकोज और हाइड्रोजन का साथ जाना एक ही डायरेक्शन में। और एंटीपोर्ट में सोडियम का बाहर जाना और पोटेशियम का अंदर आना नर्व में, ये एंटीपोर्ट की एग्जांपल्स ली हमने। सिम्पोर्ट जो है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि जब ग्लूकोज और सोडियम अंदर जा रहे हैं तो एटीपी नहीं यूज हो रही। ये एक डिटेल कॉन्सेप्ट है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैं डिटेल में नहीं जा रहा कि यहाँ पे एनर्जी कहाँ पे खर्च होगी, कैसे खर्च होगी। इतना याद रख लें, जो ग्लूकोज और सोडियम जा रहे हैं तो एटीपी खर्च नहीं हो रही, एटीपी खर्च नहीं हो रही। और ग्लूकोज और हाइड्रोजन यूज जा रहे हैं तो एटीपी खर्च नहीं हो रही, एटीपी खर्च नहीं हो रही। ठीक है ना? तो हम इसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं कहेंगे, एनर्जी यूज होगी, एटीपी यूज नहीं होगी। यहाँ पे जाने में एटीपी यूज नहीं होगी। ये फिर सोडियम बाहर वापस आता है तो वहां पे एटीपी यूज होती है। ठीक है? हाइड्रोजन वापस आता है क्योंकि हाइड्रोजन, हमने कहा था कि सोडियम हाई से लो जा रहा है, तो वापस आएगा तो लो से हाई आना पड़ेगा, तो एक्टिव आना पड़ेगा, तो वहां पे एनर्जी खर्च होगी, एटीपी। बल्क ट्रांसपोर्ट को भाई देखिए हम कि बल्क ट्रांसपोर्ट क्या है। बल्क ट्रांसपोर्ट हम कहेंगे, यहां पे मैं लिख रहा हूं बल्क ट्रांसपोर्ट को, ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसमें मैक्सिमम अमाउंट, बहुत सारे मिकदार में फूड इंटर हो सेल मेम्ब्रेन से, उसे बल्क ट्रांसपोर्ट कहेंगे। बल्क ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड का अंदर जाना हो या बाहर जाना हो तो उसे हम बल्क कहेंगे। यहाँ पे देखिए ना, ग्लूकोज जा रहा है, अमीनो एसिड जा रहा है, वाटर जा रहा है, सोडियम, एक एक चीज छोटी छोटी जा रही है, माइक्रोमॉलिक्यूल जा रहे हैं, गैसेस जा रहे हैं। ठीक है ना? तो गैसेस की भी डिफ्यूजन थी, याद रखना आप। ठीक है? तो बल्क ट्रांसपोर्ट का बहुत सारा फूड का अंदर जाना या बाहर आना बल्क ट्रांसपोर्ट है। बल्क ट्रांसपोर्ट में 2 टाइप हैं, एक को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस और दूसरी को हम कहते हैं
साइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब फूड का अंदर जाना, एक्सोसाइटोसिस मतलब फूड का सेल से बाहर आना। ये तो भाई चीज क्लियर है आपकी। मुझे ये बताएं, कोई जल्दी 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 में कमेंट में मुझे बताए कि एंडोसाइटोसिस और एंडोऑस्मोसिस में फर्क कौन बताएगा मुझे। एंडोऑस्मोसिस आप कहेंगे सर वाटर का अंदर जाना, ठीक है ना, नहीं बताया, किसी ने भी नहीं बताया। और एंडोसाइटोसिस का मतलब है फूड का अंदर जाना। अगर मैं सवाल पूछूं सेल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट अंदर जा रहा है तो क्या कहेंगे, एंडोसाइटोसिस, एंडोऑस्मोसिस या एक्सोसाइटोसिस या एक्सोऑस्मोसिस? कमेंट प्लीज, हरी अप। एंडोसाइटोसिस नहीं, एंडोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस। ओके ओके ओके। वाटर अंदर जाए, सॉल्वेंट अंदर जाए, एंडोऑस्मोसिस। अभी मैं पूछ रहा हूं जूस आप पीते हैं या जूस खाते हैं? पानी पीते हैं या पानी खाते हैं? दोनों पीते हैं, जूस भी पीते हैं, पानी भी पीते हैं, और खाना खाते हैं, है ना। तो जूस फूड है या पानी है? जूस फूड है भाई, लिक्विड फॉर्म में है फूड, पर लिक्विड फॉर्म में है। तो देखें एंडोसाइटोसिस के दो टाइप हैं। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या हुआ कि फूड का सेल के अंदर जाना। अब भाई फूड कैसे अंदर जाएगा? आप कहेंगे सर फूड होगा वैक्यूल में। मैं पूछ रहा हूं वैक्यूल में कौन सा फूड होगा? आप कहेंगे सर या तो लिक्विड फॉर्म में जूस टाइप होगा, या तो सॉलिड फॉर्म में खाने टाइप होगा, रोटी टाइप होगा, मुर्गी टाइप होगा, गोश्त टाइप होगा, यानी प्रोटीन टाइप होगा भाई, सॉलिड। तो अगर लिक्विड और वाटर में मैं पूछूं, ये लिक्विड, ये भी लिक्विड, वाटर भी लिक्विड है, ये फूड भी लिक्विड है, मगर इसको फूड काउंट करेंगे, उसको सॉल्वेंट काउंट करेंगे। तो फूड अंदर जा रहा है, भले लिक्विड फॉर्म में हो भले सॉलिड फॉर्म में हो, उसे हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस। सॉल्वेंट अंदर जा रहा है लिक्विड, उसे हम एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। तो मुझे ये बताएं, अगर अगर सेल के अंदर, वैक्यूल के अंदर लिक्विड भरा हो तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, पाइनोसाइटोसिस या फेगोसाइटोसिस? Pinocytosis is the type of endocytosis in which food enter in the cell through the vacuole that contain food in the form of liquid. पाइनो का मतलब है ड्रिंक करना। पाइनो का क्या मतलब है? ड्रिंक करना। ड्रिंक का मतलब यहां से पानी नहीं, यहां पे ड्रिंक का मतलब है जूस, जहां पे यहां पे ड्रिंक का मतलब है फूड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड जूस। तो जब सेल फूड इंटर करे मगर वो लिक्विड फॉर्म में हो तो उसे हम पाइनोसाइटोसिस कहेंगे या सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस कहेंगे, एंडोऑस्मोसिस नहीं कहेंगे। एंडोसाइटोसिस में पाइनोसाइटोसिस। अगर अगर सेल सॉलिड फॉर्म में फूड खाए, सॉलिड कहां पे होगा, वैक्यूली। फेगोसाइटोसिस किसको कहेंगे? फेगो का मतलब है टू ईट, खाना, पीना नहीं, अभी खाना। खाने का मतलब है अभी फूड क्या है, लिक्विड फॉर्म में नहीं, सॉलिड फॉर्म में है। तो फेगो साइटोसिस, फेगो का मतलब क्या हो गया, टू ईट। टू ईट, ईट किसको करते हैं, करते हैं लिक्विड को, सॉलिड को। हाँ, जूस भी पिए, खाना भी खाएं, तो खाने खाने को हम कहते जूस कहेंगे क्या, जूस खाया, मैंने आज जूस खाया, जूस पिया भाई, खाना खाया। तो सेल अगर सॉलिड फॉर्म में फूड इंटर करे तो उसे कहेंगे फेगोसाइटोसिस। ओके। अगर अगर यही चीजें सेल के बाहर जाएं, कोई वैक्यूल, लाइसोसोम, फूड, कोई भी चीज, ग्रेन्यूल बाहर जाए तो उसे क्या कहेंगे, एक्सोसाइटोसिस। सिंपल प्रोसेस। मुझे ये बताएं, पाइनो और फेगो को दोनों को मिला के एंडोसाइटोसिस कह सकते हैं या नहीं? और बताएं पाइनो और फेगो में फर्क क्या है? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, पाइनो और फेगो में फर्क क्या है?
और सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी ये है कि दोनों फूड है। डिसिमिलरिटी ये है वो फूड लिक्विड में है पाइनो वाला और फेगो वाला सॉलिड में। ओके ओके ओके, यू आर होशियार। डोंट नीड टू पुशिंग क्वेश्चन फ्रॉम यू, सो गोइंग फॉरवर्ड। अभी देखें, मेरा एक सवाल है आपसे। ये भाई हमारी हो गई सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। यहां पे आया फूड, यहां पे ये लाल लाल वाला ये क्या आया? फूड। फूड ने कहा मैं अंदर जाऊंगा। सेल मेम्ब्रेन का अच्छा भाई अंदर जाएंगे। तो सेल मेम्ब्रेन ने क्या किया? ऐसे अंदर की ओर फोल्ड बनाया। जब फोल्ड बनाया सेल मेम्ब्रेन ने तो फूड ऐसे चिपक गया सेल मेम्ब्रेन से। इनफोल्ड किया अपने आप को सेल मेम्ब्रेन, मतलब ये फ्लेक्सेशन है, फ्लेक्सेशन मूवमेंट है। ये मूवमेंट होती है सेल मेम्ब्रेन में, कल मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है ना। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन ने और फोल्ड बनाया, ऐसा फोल्ड बनाया कि सेल मेम्ब्रेन आपस में जुड़ गई, आपस में जुड़ गई। ये हमारा अंदर आ गया, क्या अंदर आ गया? वैक्यूल। और सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे ये हमारा आ गया वैक्यूल अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे ये फूड इसके अंदर, ये फूड इसके अंदर। तो सेल मेम्ब्रेन ने क्या किया? देखें, जैसे फूड आया अंदर फोल्ड बनाया, एंडोसाइटोसिस का टाइम है, याद रखें। अंदर अंदर फोल्ड किया, फोल्ड करती गई, फूड आता गया, फोल्ड अंदर ओवरलैप करता गया किसको? वैक्यूल को। वैक्यूल अंदर, वो मेम्ब्रेन टूट गई वैक्यूल के साथ, और जो सामने वाली थी आमने सामने वो जुड़ गई। इसका मतलब है सेल मेम्ब्रेन में जुड़ने की कैपेसिटी है, ऑटो रिपेयरिंग कैपेसिटी है। भाई सेल मेम्ब्रेन डायनामिक है, ऑटो रिपेयरिंग कैपेसिटी है, एसिमेट्रिकल है। ये चीजें मैंने पढ़ाई दी आपको। 2 लेयर्स की है, बाय लेयर है, डायनामिक है, ठीक है ना। पाइनो सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस। ओके, अभी आगे चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पर। आए यहां तक मेरे ख्याल में। अच्छा, प्रोटीन को थोड़ा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लें तो आगे चलें। क्या करना है भाई, क्या करना है? सेव इन इंटरनल JEPG। ओके, ये आपकी सेव हो गई पिक्चर, ये गया। अभी क्या पढ़ाना था मुझे? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स, रेड पेन से आपको इरिटेशन होती है क्योंकि नजर नहीं आती सही। कैमरा कह रहे है सामने खड़े हो जाओ, नहीं तो मैं ब्लर हो जाऊंगी, इसलिए मुझे सामने खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। देखें भाई, कुछ चीजें डिस्कस भी की थी हमने, जो मैंने डिस्कस की है वो बताएं। ग्लाइकोप्रोटीन का कॉन्सेप्ट बताया है मैंने कि एंटीजन से, जल्दी बताएं। एंटीजन है, और ये बताएं सेल्फ एंटीजन है नॉन सेल्फ, अपनी बॉडी के लिए या फॉरेन पार्टिकल्स के लिए है। ओके, उसके बाद उसके बाद रिसेप्टर। रिसेप्टर आर द प्रोटीन्स, रिसेप्टर्स आर द प्रोटीन्स, ये आर मतलब रिसेप्टर, फाउंड ऑन द सेल मेम्ब्रेन which sends, which receive the message from the messenger हार्मोन। तो रिसेप्टर वो प्रोटीन है जो हार्मोन से मैसेज लेंगे। भाई देखें, ये हमारी ब्लड हो गई, ये हमारी ब्लड हो गई, ठीक है ना। ये ब्लड आ रही है यहाँ से, लिवर से क्रॉस कर रही है यहाँ से ऐसे, ठीक है ना। ब्लड वेसल है ये ब्लड की वेसल है। यहाँ पे पेंक्रियाज है, सपोज करें पेंक्रियाज ने इंसुलिन भेजा, सभी को पता है इंसुलिन का। इंसुलिन आया आया आया, यहाँ पे आया लिवर पर। तो इस इंसुलिन को सेंस किया किसने? लिवर के रिसेप्टर ने। इंसुलिन का क्या काम है भाई? थोड़ा याद करें। इंसुलिन का काम है शुगर को बैलेंस करवाना। जब ब्लड में ग्लूकोज की लेवल क्या हो, ग्लूकोज बढ़ जाए, तो इंसुलिन पेंक्रियास से सीक्रेट होता है, सभी को पता है, और लिवर को मैसेज देता है कि क्या करें भाई। लिवर को क्या कहता है कि शुगर को अंदर ले लें, शुगर ज्यादा बढ़ गई है। तो ये ग्लूकोज को तब अंदर लेगा, गौर से सुने जरा, गौर से सुने। सर मार्कर, सरफेस किसे कहते हैं? सरफेस मार्कर बता रहा हूं शिरीन, शिरीन भाई बता रहा हूं। देखें,
फिलहाल ये सुने, रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट सुने। रिसेप्टर वो प्रोटीन है जो हार्मोन को सेंस करेंगी। अब इसने क्या किया, इंसुलिन नाम का एक हार्मोन है, इसको सेंस किया। गौर से सुने, वो हार्मोन जो सेल मेम्ब्रेन तक मैसेज पहुंचा के जाए उसे हम कहते हैं प्राइमरी मैसेंजर। उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मैसेंजर। तो इंसुलिन क्या हो गया, लिवर सेल के सेल मेम्ब्रेन तक मैसेज को पहुंचा गया, प्राइमरी मैसेंजर। अब इंसुलिन ने न्यूक्लियस को तो मैसेज नहीं दिया ना, काम तो न्यूक्लियस करवाएगा ना भाई। तो यहां पे रिसेप्टर के साथ एक अदद प्रोटीन होती है, एक अदद प्रोटीन होती है जिसका नाम है एंजाइम। और एक एग्जांपल दिया है इस एंजाइम का, एक एग्जांपल दिया है बुक वाले ने, एडिनाइलेट साइक्लेज। एडिनाइलेट साइक्लेज के नाम से एक एंजाइम है जो जब रिसेप्टर इंसुलिन को सेंस करेगा तो वो इंसुलिन वाली मैसेज न्यूक्लियस तक पहुंचाने की कोशिश करेगा थ्रू द नेक्स्ट मैसेंजर। द नेक्स्ट मैसेंजर इज सेड टू बी एज सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर। अब जो सेकेंडरी मैसेंजर, प्राइमरी कौन सा, जो मैसेज पहुंचा के गया सेल मेम्ब्रेन तक। अब सेल मेम्ब्रेन से जो इधर तक न्यूक्लियस तक पहुंचाएगा वो कौन सा हो गया, सेकेंडरी मैसेंजर। अब सेकेंडरी मैसेंजर क्या है, गौर से सुने, गौर से सुने जरा। यहां पे होती है एटीपी, एटीपी होती है ना सेल में, तो एटीपी को कन्वर्ट करता है एएमपी में। भाई एटीपी के पास कितने फास्फेट, एटीपी के पास कितने फास्फेट, 3। अगर 2 फास्फेट निकाल लें तो क्या बचा, 1 फास्फेट। तो 1 फास्फेट वाले को क्या कहेंगे, एएमपी। अब ये रिएक्शन किसने किया, एटीपी का एएमपी में कन्वर्ट होना और एएमपी का दोबारा एटीपी में कन्वर्ट होना, ये साइक्लिक रिएक्शन है, ये साइक्लिक रिएक्शन है। तो एंजाइम को नाम दिया एडिनाइलेट, मतलब एडेनिन को चेंज करने वाला, एडेनिन के साथ खेलने वाला। कौन सा, साइक्लेज, जो एटीपी से एएमपी बना रहा है। यानी जो सेकेंडरी मैसेंजर है हमारा यहाँ पे वो एएमपी है। जो भी मोनोन्यूक्लियोटाइड है ना, मोनोफॉस्फेट वाले, वो सेकेंडरी मैसेंजर है। बुक वाले ने एएमपी को क्या कहा है, सीएएमपी, साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक मतलब कन्वर्ट होने वाला, साइक्लिक एएमपी कन्वर्ट होने वाला, जो एटीपी में कन्वर्ट होगा फिर एएमपी में कन्वर्ट होगा, एटीपी में कन्वर्ट होगा फिर एएमपी में कन्वर्ट होगा। कौन कन्वर्ट करेगा, एडिनाइलेट साइक्लेज। रुकैया मजीद ने कमेंट में लिखा है एडिनाइलेट साइक्लेज, ठीक है ना, ये एंजाइम का नाम है। इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एंजाइम भी प्रेजेंट है। भाई मुझे ये तो बताएं, हमने कहा था सेल मेम्ब्रेन लिविंग है। देखिए एंटीजन का काम, रिसेप्शन का काम, केमिकल रिएक्शन करना, ये लिविंग प्रॉपर्टीज हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन लिविंग हो गई। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ प्रोटीन होती हैं जिनको हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहते हैं। वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या होती हैं भाई, देखिए स्ट्रक्चरल प्रोटीन उन प्रोटीन्स को कहेंगे, स्ट्रक्चरल प्रोटीन उन प्रोटीन्स को कहेंगे जो सेल मेम्ब्रेन को सपोर्ट दे रही है, जो सेल मेम्ब्रेन को सपोर्ट दें, उन प्रोटीन्स को नॉन लिविंग कैडाटस। नॉन लिविंग फंक्शन जो सेल मेम्ब्रेन के हैं ना, वो जो सपोर्ट देना है, लिपिड का होना, खाली प्रोटीन का होना, कोई काम नहीं करना, ये नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज हैं। जो काम हो रहे हैं, रिएक्शंस हो रहे हैं, रिसेप्शन हो रही है, सेंसेशन हो रही है, ये लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी है। तो सेल मेम्ब्रेन लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है, 50-50%। अच्छा, स्ट्रक्चरल प्रोटीन कैसे होंगी, देखिए ये लाल लाल मैं बना रहा हूँ, पिंक पिंक बना रहा हूँ, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ऐसे प्रोटीन होंगी डिसकंटिन्यूअस, वो आपस में थ्रेड की मदद से जुड़ी होंगी ताकि सेल मेम्ब्रेन टूट न जाए। ऐसे थ्रेड से मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स जुड़ी होती हैं कि मेम्ब्रेन को मजबूती हो। मैंने कल पढ़ाया था या लेक्चर के पहले दिन पढ़ाया था सेल मेम्ब्रेन में कि जो लिविंग प्रॉपर्टी है सेल मेम्ब्रेन की और मेजॉरिटी ऑफ जो फंक्शंस हैं सेल मेम्ब्रेन के वो प्रोटीन की तरफ से हैं। जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन की वो प्रोटीन की वजह से, जो फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन के वो प्रोटीन की वजह से। अभी यहाँ तक हमारा हो गया सेल मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट पूरा। जो एमसीक्यूज हैं वो आप सॉल्व कर दें, जो मैंने 20 से 25 एमसीक्यूज भेजे हैं, शायद
ग्रुप में भी भेजे हैं और जो पीडीएफ है सेल मेम्ब्रेन की उसमें भी है, वो सॉल्व कर लें। मैं एमसीक्यूज यहाँ पे इसलिए सॉल्व नहीं करवाता क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, बायो का कोर्स है लंबा। मैं ऐसी चीजें पढ़ा रहा हूँ आपको, जो एमसीक्यूज मैंने दिए हैं वो आपसे हल हो जाएंगे। जो एमसीक्यूज हल ना हो वो मुझसे आप कमेंट में पूछा करें, ताकि वो मैं आपको समझाऊं कि ये कैसे होगा, ये होगा, क्यों होगा, इसका जवाब ये क्यों है, वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो आज पढ़ेंगे हम इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा है वो बेहतरीन टॉपिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको कर दें इरेज, ये हो गया टॉपिक हमारा आज का। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, the powerhouse of cell, the ATP mill, the site of aerobic respiration, cell within cell, having the feature of prokaryote, DNA, RNA, own ribosome, own machinery, can survive alone if we extract from the cell. These all properties mitochondria have and chloroplast have. Okay, let's move. Mitochondria, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए नाम दिया है, माइटो का मतलब है थ्रेड, धागे टाइप। माइटोकॉन्ड्रिया मिला डिस्कवरर को, कोलिकर ने डिस्कवर किया माइटोकॉन्ड्रिया को, तो उसने माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया मतलब ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूलर टाइप भी हैं और थ्रेड टाइप भी हैं, कैप्सूल टाइप भी हैं, रॉड टाइप भी हैं, बहुत सारी शेप्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो शेप के अकॉर्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया है। ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल का ऑर्गेनेल है, एक ऐसा सेल का ऑर्गेनेल है जो एनिमल सेल में न्यूक्लियस के बाद बड़े में बड़ा ऑर्गेनेल कहलाता है। दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस सबसे बड़ा है, न्यूक्लियस के बाद जो बड़ा है वो माइटोकॉन्ड्रिया। इन केस ऑफ एनिमल, वाइल इन केस ऑफ प्लांट, न्यूक्लियस के बाद जो बड़ा है वो क्लोरोप्लास्ट है, वो क्लोरोप्लास्ट बड़ा है। अगर प्लांट का सेल ले लें तो तीसरे नंबर है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर क्लोरोप्लास्ट और तीसरे नंबर पर माइटोकॉन्ड्रिया। तीनों डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। फर्क कितना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं और क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन दोनों स्मूथ होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की एक स्मूथ एक रफ होती है। तीनों के पास अपना डीएनए होता है, तीनों अपने आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक हो गया। आ जाएं, माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर, कौन से सेल के अंदर प्रेजेंट है मुझे बताएं। प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया होगा? आप कहेंगे सर माइटोकॉन्ड्रिया को दो मेम्ब्रेन्स हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। प्रोकैरियोट में सिंगल मेम्ब्रेन ही नहीं होते तो डबल मेम्ब्रेन कहां से होगा? तो प्रोकैरियोट में होगा ही नहीं। मुझे बताएं यूकैरियोट में होगा? आप कहेंगे सर सारे यूकैरियोट में होंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि यूकैरियोट के पास जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफरेंशिएटेड, वेल अडॉप्टेड ड्रू न्यूक्लियस है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। अगर प्लांट है तो क्लोरोप्लास्ट भी होगा। तो यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया कितने होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया कितने होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कितना होगा यूकैरियोट में, नंबर पर सेल? आप कहेंगे सर जितना सेल ज्यादा एक्टिव होगा उतने माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा, जितना सेल लेस एक्टिव होगा, लेस एक्टिव होगा उतने माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर कम। मैं पूछूं आपसे ये क्यों? आप कहेंगे सर देखें ना, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एटीपी बनाना, इसीलिए हम इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों कहते हैं? क्योंकि एटीपी बनाता है, एनर्जी बनाता है। तो जो सेल मोर एक्टिव होगा उसे ज्यादा एनर्जी की नीड होगी, तो उसके पास पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया यानी एटीपी बनाने वाला ज्यादा होगा। मैं पूछूं, कान का काम है वॉइस को रिसेप्ट करना, हार्ट का काम है 24 घंटे पंप करना, स्केलेटल मसल का भागना, ब्रेन का काम है पूरी बॉडी को चलाना। ये बहुत तगड़े तगड़े टाइप के बॉडी के पार्ट्स हैं, तो इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा। किससे? स्किन से, स्मूथ मसल से, यानी जो जो ज्यादा एक्टिव हैं पार्ट
उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे। एक एमोबा है, एमोबा, उसके पास 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया हैं। चियाज एमोबा, ठीक है ना। उल्वा, यूग्लिना या क्लेमेडोमोनास, क्लेमेडोमोनास के पास एक माइटोकॉन्ड्रिया है, मतलब इतनी वो एक्टिव नहीं, यानी मिनिमम में मिनिमम एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा या एक से ज्यादा होगा, 2 होंगे 3 होंगे। एमोबा के पास 50,000। और जो इंसेक्ट है ना, उड़ते हैं किसकी वजह से? मसल की वजह से। यहाँ पे मसल्स हैं इंसेक्ट को उड़ाने के लिए, विंग्स में। तो विंग्स की मसल में 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया है, 5 लाख, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल भी प्रेजेंट हैं। मतलब जितना ज्यादा एक्टिव सेल होगा उतने माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे। अब मुझे सवाल बताएं, जल्दी में सवाल बताएं, मुझे बताएं प्लांट और एनिमल से ज्यादा एक्टिव कौन? आप कहेंगे सर एनिमल भागना, दौड़ना, सोचना, हार्ट का काम ये एनिमल के हैं, तो एनिमल में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा या प्लांट में? प्लांट एक जगह पे खड़ा है, कोई कुछ सोचता भी नहीं, भागता भी नहीं, स्केलेटल मसल भी नहीं, उसके पास ब्रेन भी नहीं, तो उसमें इतनी एक्टिविटीज नहीं है, इतनी सेंसेशन नहीं। एनिमल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द प्लांट एंड फंगल सेल्स। आगे चले, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि एटीपी बनाता है। भाई मुझे बताएं एटीपी किससे बनाएगा? आप कहेंगे सर फूड को ब्रेक करेगा। अच्छा, फूड को ब्रेक करेगा, फूड को ब्रेक करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन करता है, मगर वो रेस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूज हो। आप कहेंगे सर एरोबिक रेस्पायरेशन। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो साइट है एरोबिक रेस्पायरेशन की। ये आपको पता होना चाहिए कि एरोबिक रेस्पायरेशन से एक ग्लूकोज में से 36 एटीपी या 38 एटीपी बनती हैं। मैं 36 और 38 का कॉन्सेप्ट बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ाऊंगा। प्रोकैरियोट में 38 और यूकैरियोट में 36 बनती हैं। और एनाएरोबिक रेस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूज ना हो उसमें सिर्फ 2 एटीपी बनती हैं। मैं टोटल की नहीं, नेट की बात कर रहा यहाँ पे, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया साइट है एरोबिक रेस्पायरेशन की, मतलब फूड को ब्रेक करना विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर है, पावर जनरेट करता है, और पावर का नाम क्या है? एटीपी। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी मिल कहते हैं, ठीक। रेस्पायर करने के लिए सेल के पास और कोई चीज नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया है। एनर्जी जनरेट करने के लिए, पावर जनरेट करने के लिए, और द पावर इज एटीपी। कहां से बनेगा भाई पावर? ये एटीपी। आप कहेंगे सर एटीपी बनती है ग्लूकोज से, शुगर से। मैं पूछूं अगर ग्लूकोज ना हो तो फिर क्या करेगा माइटोकॉन्ड्रिया? आप कहेंगे सर जब शुगर खत्म हो जाती है तो फैट यूज होती है। मैं कह रहा हूं फैट रेस्पायरेशन में यूज नहीं होती। आप कहेंगे सर फैट कन्वर्ट होती है शुगर में, फिर माइटोकॉन्ड्रिया इसको रेस्पायर करता है। अगर फैट भी खत्म हो जाए तो प्रोटीन यानी उसके अमाइनो एसिड वो भी यूज नहीं होते, मगर वो भी कन्वर्ट होते हैं शुगर में, फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में यूज होते हैं। ठीक हो गया। तो जो रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है वो शुगर है, शुगर है, ग्लूकोज या कोई और शुगर हो सकती है, एसिटाइल कोएंजाइम ए हो सकता है, पायरुविक एसिड होता है, ठीक है ना। ये चीजें हैं। ये रेस्पायरेशन का काम हो गया किसका भाई? किसका काम हो गया रेस्पायरेशन में? माइटोकॉन्ड्रिया का। अच्छा, डबल मेम्ब्रेन का समझ लिया। एक बात सुने, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है ना, इसलिए ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है, अपनी खुद कॉपी बनाएगा। ये मैं चीजें बताऊंगा आपको। माइटोकॉन्ड्रिया की जो शेप होती है वो सिलेंड्रिकल है या रॉड टाइप है या कैप्सूल टाइप है या थ्रेड, ये मैंने बता दिया आपको। नंबर पर सेल बता दिया। जो साइज है देखिए बैक्टीरिया जितनी साइज है 0.2 to 1 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। जो डायामीटर होगा माइटोकॉन्ड्रिया का ये 0.1 to 2 माइक्रोन, 0.2 to 1 माइक्रोन होती है, 0.2 to 1 माइक्रोमीटर बैक्टीरिया की साइज होती है, 0.2 बैक्टीरिया की साइज होती है, 0.2 to 2 माइक्रोमीटर ऑन एन एवरेज। ये भी डायामीटर में 0.2 to 0.1 1.0, ये इसकी जो डायामीटर है ये 1.0, ठीक है ना, 1.0 ये इसकी डायामीटर है। और जो लेंथ है, जो लेंथ कौन सी होगी? यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है वो क्या है? 1 से लेकर 4, यानी छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। जो बड़ा होगा वो थ्रेड लाइक होगा, छोटा होगा कैप्सूल या रॉड टाइप या सिलेंडर टाइप होगा, ठीक है ना। ये इसकी शेप हो गई। ये सीधी चीजें बनी हुई हैं आपके सामने। अभी लॉजिकल चीजों को देखते हैं।
कैसे पता लगेगा कि फैट और प्रोटीन यूज हुई हैं बॉडी में? जब आप पतले होते जाएं, जब खाना ना खाएं, जब शुगर ना खाएं, तो समझ लें फैट यूज हो रही है। फास्टिंग करें तो फैट यूज हो रही है। हाँ, सिंपल। शरीन, समझ आ गई बात? आगे चलेंगे बाबा। सेल विद इन सेल कैसे है, एंजाइम इसमें कौन से हैं, ये चीजें मैं आपको डिटेल में डिस्कस करवाऊंगा, समझाऊंगा कि ये क्या कॉन्सेप्ट्स हैं इसके। आगे चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। द नेक्स्ट स्लाइड इज दिस। यहाँ पे बना हुआ है आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी मेम्ब्रेन्स हैं, देखते जाएं। माइटोकॉन्ड्रिया में आप कहेंगे सर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें जो मेम्ब्रेन्स हैं, एक मिनट, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें मेम्ब्रेन है दो। कौन सी भाई? एक मेम्ब्रेन हो गई ये वाली आउटर मेम्ब्रेन। ये स्ट्रक्चर में पढ़ा रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक। आउटर जो मेम्ब्रेन है देखें, वो थोड़ी स्मूथ लग रही है, स्मूथ है। और आउटर मेम्ब्रेन थोड़ी शॉर्ट है, छोटी है। अगर इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड खोलें, ये इनर मेम्ब्रेन है, देखें ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड्स हैं फिंगर टाइप। अगर इन फोल्ड्स को खोलें तो ये कितनी बड़ी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी ना। तो इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड है और बड़ी है और रफ है। रफ इसलिए है कि इनर मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन का तादाद है वो ज्यादा है। ठीक हो गया भाई। देखें, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, लिपिड का रेशो ज्यादा है और शॉर्ट है, उसके बाद परमिएबल है। आउटर मेम्ब्रेन क्या है? परमिएबल है। परमिएबल का मतलब सब चीजों को पास कर देगी। पास क्यों करेगी भाई? क्योंकि इसके पास मौजूद हैं पोरेंस। पोरेंस क्या है? पोरेंस एक टाइप के पोर्स हैं जो प्रोटीन से बने होते हैं, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर वाली मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। मतलब इसमें पोर हैं, इनके थ्रू जो भी चीज आएगी अंदर चली जाएगी। पोर्स हैं तो जाहिर सी बात है कोई भी मॉलिक्यूल अंदर चला जाएगा। इनर मेम्ब्रेन डिसाइड करेगी कि किसी चीज को अंदर छोड़ना है या नहीं। तो बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है वो कंटेन कर रही है पोरेंस, तो ये क्या हो गई? परमिएबल। तो परमिएबल है माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी मेम्ब्रेन के वजह से? आउटर की वजह से या इनर की वजह से? आउटर की वजह से। आउटर में क्या है? पोरेंस है, तो आउटर परमिएबल हो गई। और शॉर्ट जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन देखें, इनर मेम्ब्रेन एक तो रफ है। आप कहेंगे सर रफ क्यों? एक रीजन है प्रोटीन ज्यादा है और एक रीजन है फोल्ड्स हैं। और आउटर मेम्ब्रेन जो है लॉन्ग है बहुत, और लॉन्ग है कैसे ऑक्यूपाई हो रही है छोटी जगह में, मेम्ब्रेन के अंदर कैसे प्रेजेंट? आप कहेंगे सर ये फोल्डेड है। और ये जो फोल्ड्स हैं, इन फोल्ड को हम कहते हैं क्रिस्टाई या क्रिस्टी। इन फोल्ड्स को क्या कहेंगे हम? क्रिस्टी या क्रिस्टाई। क्रिस्टी किसे कहा? फिंगर टाइप प्रोजेक्शन। ये फिंगर टाइप जो प्रोजेक्शंस हैं अंदर की ओर फोल्डेड हैं या बाहर की तरफ? अंदर, अंदर की तरफ। ये देखें, ये अंदर फोल्ड है, ये अंदर फोल्ड कर गई, अंदर फोल्ड है, अंदर की तरफ फोल्ड है। ऐसे ना समझें ये फिंगर टाइप बाहर निकलती आ रही है, ये नहीं, इनसाइड है। हाँ, देखिए आउटर जो है वो रफ हो गई, रफ हो गई, उसके बाद लॉन्ग है, उसके बाद फोल्ड्स हैं, फोल्ड्स को कहा क्रिस्टी। अभी जो क्रिस्टी है ना, क्रिस्टी के ऊपर, क्रिस्टी के ऊपर ये वाइट कलर से मैं बना रहा हूं। ये देखें, वाइट से नहीं नजर आएंगे आपको, ये मैं रेड कलर से, पिंक कलर से बना रहा हूं। ये देखें, ये प्रोटीन्स लगी हुई हैं, ये प्रोटीन्स लगी हुई हैं। ये जो प्रोटीन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करती हैं। क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करती हैं। और देखें चेन में, इसीलिए इन प्रोटीन्स को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मतलब वो प्रोटीन जो इलेक्ट्रॉन के कैरियर हो, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करें और माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में मिल रही हैं, इनर मेम्ब्रेन के भी फोल्ड्स पे यानी क्रिस्टी पे मिल रही हैं,
इनको हम कहते हैं ईटीसी। इस ईटीसी पे क्या होगा, क्या ट्रांसपोर्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट। मेरा सवाल है भाई आप सभी से, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आए? आप कहेंगे सर साइटोप्लाज्म में हुआ था ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ था पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड इंटर हो रहा था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पोरेंस ने तो छोड़ दिया माइटोकॉन्ड्रिया पायरुविक एसिड को, ठीक है ना, इनर मेम्ब्रेन से पायरुविक एसिड अंदर नहीं आ रहा था। याद है ये आपको चीजें, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना आप कहते हैं ये ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस है, साइटोप्लाज्म होती है जो के और पायरुविक एसिड अंदर आता है, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है इनर मेम्ब्रेन पे, ये इस रिएक्शन को कहते हैं लिंक रिएक्शन। तो जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है इनर मेम्ब्रेन में, ये अंदर आ जाता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, लिंक रिएक्शन है और क्रेब्स साइकिल होती है मैट्रिक्स के अंदर, आप पढ़ेंगे, पढ़ी हुई है, आपकी एंट्री के स्टूडेंट हैं। ये जो तीन रिएक्शन है, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल, इनमें क्या ब्रेक हुआ है, ग्लूकोज। ग्लूकोज में क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाते हैं, जो हाइड्रोजन होता है वो ले लेता है NaDH या FADH। तो जो हाइड्रोजन है NaDH और FADH के पास, ग्लूकोज का, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या, इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता है इन हाइड्रोजन के पास यानी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है लाइट की, से ATP बन सकती है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोटीन्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन पर, जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेंगी, कौन से इलेक्ट्रॉन को, जो ग्लूकोज के हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब NaDH और FADH यहाँ पे आएंगे। कौन से NaDH और FADH, जो ग्लाइकोलाइसिस से बने हो, जो लिंक रिएक्शन में बने हो, जो क्रेब्स साइकिल में बनेंगे। फाइनल चौथा स्टेप होगा ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, थर्ड क्रेब्स साइकिल, सेकंड लिंक रिएक्शन, फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस। तो ये जो हाइड्रोजन से ATP बनाने के पर्पस के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, सभी को पता है ना, ये इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं हमें, ठीक है ना भाई। देखें देखें देखें, आपने फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ी होगी, क्यों, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है। आप इंट्री के स्टूडेंट है ना, ये मुझे सुने, जब मेरा लेक्चर सुनने के लिए आए ना यहाँ पे, मैं किसी को ऐसे नहीं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कि आपको नहीं आ रहा, मैं ये चीज कह रहा हूं कि जब मेरा ये एंट्री वाला लेक्चर सुने तो काइंडली मेरे यूट्यूब पर सारे लेक्चर पढ़ें, या मेरे यूट्यूब से लेक्चर सुन के आए, या बुक से टॉपिक को पढ़ के आए, ताकि मैं बिल्कुल बेसिक में न जाऊं, सिंपल न जाऊं। अगर सिंपल में जाऊंगा तो लॉजिकल चीजें मैं आपको नहीं दे सकूंगा, वही कोचिंग वाला सिस्टम हो जाएगा, वही कोचिंग की तरफ मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा कि सेल पढ़ाने के बाद थोड़ा लॉजिकल पढ़ाऊं, थोड़ा शॉर्टकट में पढ़ाऊं। अभी मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूं, थोड़ा सिंपल जा रहा हूं, अभी भी लॉजिकल भी पढ़ रहे हैं मगर सिंपल जा रहा हूं मैं। तो कोशिश करें मेरा साथ दें और कुछ पढ़ के आए। देखें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाइड्रोजन से आते हैं, और हाइड्रोजन जो होती है NaDH में होती है और FADH में होती है। NaDH और FADH कब बनती है, जब एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस में, लिंक रिएक्शन में और क्रेब्स साइकिल में ग्लूकोज को तोड़ते हैं, तो हाइड्रोजन जो निकलती है वो दे देते हैं NaDH को, और ये NaDH ATP बनाने के लिए इस हाइड्रोजन को यानी इलेक्ट्रॉन को लेके आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से मेम्ब्रेन पर, इनर मेम्ब्रेन पर, कौन सी जगह पर, क्रिस्टी पर। तो क्रिस्टी पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ठीक है ना, ठीक हो गया, अभी ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होने के बाद यहाँ पे मैं क्रिस्टी बना रहा हूं, यहाँ पे मैं क्रिस्टी बना रहा हूं। सपोज करें ये जो है इनर मेम्ब्रेन है, ये क्रिस्टी है, ठीक है, ये क्रिस्टी हो गई, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये मैंने क्रिस्टी को बात, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ये फोल्ड टाइप स्ट्रक्चर, ये क्रिस्टी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ठीक है, ये हो गई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और उसके बाद ये जो जगह है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है F0, और दूसरा मॉलिक्यूल है जिसका नाम है F1। एक का नाम है F0 और दूसरे का नाम है F1। इन F0 और F1 को मिला के, F0 और F1 को मिला के हम कहते हैं ऑक्सीजोम।
ऑक्सीजोम F0 चैनल है जिससे प्रोटॉन बाहर निकलेंगे, और F1 एटीपी बनाने वाला कॉम्प्लेक्स है। F1 एटीपी बनाने वाला कॉम्प्लेक्स है जहां पे क्या बनेगी, एटीपी। तो ये F1 हो गया और ये F0 हो गया। F0 चैनल है, F1 एटीपी, इसीलिए ऑक्सीजोम को एटीपेज भी कहा जाता है। ऑक्सीजोम को और क्या कहा जाता है, ऑक्सीजोम को एटीपेज कॉम्प्लेक्स या एटीपी सिंथेटेज भी कहा जाता है। यहाँ पे एटीपी बनेगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे। और यहाँ देखें, यहाँ देखें, ये जो मैं येलो कलर से बना रहा हूं ये F0 हो गया और ये F1 हो गया। अब सवाल ये पूछता है ऑक्सीजोम कहाँ पे, एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन पर। और ये पूछता है उसका जो हेड है, हेड कहता है F1 को, हेड कहता है F1 को, ये कौन सी जगह है, साइटोप्लाज्म वाली जगह फेस कर रहा है या मैट्रिक्स की तरफ। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स की ओर है। तो हम कहेंगे जो ऑक्सीजोम है उसका जो F1 है यानी हेड है यानी एटीपेज कॉम्प्लेक्स है वो मैट्रिक्स की ओर लगा हुआ है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजोम है ये एटीपी बनाएगा। मतलब अगर मैं पूछूं एटीपी कहाँ बनेगी माइटोकॉन्ड्रिया में, आप कहेंगे सर एटीपी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगी। अब आप माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ बनेगी, सर क्रिस्टी पर बनेगी। क्रिस्टी पे कहाँ पर बनेगी, आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और ऑक्सीजोम मिलके बनाएंगी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, उसमें जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूज करके, प्रोटॉन को यूज करके हम एटीपी बनाएंगे, कहाँ पर, ऑक्सीजोम पर। तो फाइनल जो एटीपी बन रही है वो ऑक्सीजोम के हेड पर यानी F1 पर बन रही है। F1 बुधायो, F1 स्नेहा, F1 पार्ट है किसका, ऑक्सीजोम का, बड़ा वाला जो मैट्रिक्स की तरफ से लगा हुआ है, मेम्ब्रेन से अंदर लगा हुआ है मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया की में, जो के एंजाइम कंटेन करता है एटीपेज, जो फास्फोराइलेशन करता है एडीपी की ओर कन्वर्ट करता है एटीपी में, ठीक है ना। अच्छा, अभी ये चीजें मैं थोड़ी मिटा लूं ताकि मैं आगे आपको समझा सकूं कि क्या कॉन्सेप्ट है। 5 मिनट और पढ़ेंगे फिर हम छुट्टी करेंगे। देखें, आउटर मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा, पोरिंग्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इनर मेम्ब्रेन का हो गया, उसके बाद एटीपी सिंथेटेज का क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का क्लियर हो गया, उसके साथ साथ ऑक्सीजोम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। भाई अभी आए, अभी जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें दो जगह हैं। ये देखें, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, सिंपल अगर आपको बना के दिखाऊं, मैं सिंपल बना के दिखाऊं, ये एक बाहर वाली स्पेस है और ये अंदर वाली स्पेस है। जो अंदर वाली स्पेस है इसे हम मैट्रिक्स कहेंगे, ग्राउंड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो बाहर वाली स्पेस है इसे हम कहेंगे पेरी, मतलब बाहर वाली माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या आउटर कंपार्टमेंट या आउटर चेंबर या स्मॉलर चेंबर। और यानी दोनों मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस है वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो बीच वाली स्पेस है उसे हम कहेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स वो जगह है जहां पर क्रेब्स साइकिल होगी। मैट्रिक्स वो जगह है जो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन कंपोनेंट है। मैट्रिक्स वो जगह है जो जेली टाइप है, डेंस है, फ्लूइड लाइक है। मेजर पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज अ मैट्रिक्स। अभी मैट्रिक्स यहाँ पर कौन सी हो गई, ये जो पार्ट है, ये वाला ये जो आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है ये सारी मैट्रिक्स है। यहाँ पे छोटी बनी हुई है मैट्रिक्स, थोड़ी बड़ी होती है, और ये आउटर स्पेस, ये इनर स्पेस। देखें अभी मैट्रिक्स में क्या होगा, देखिए मैट्रिक्स किसको कह रहा है, ये वाली, ये मैट्रिक्स हो गई। मैट्रिक्स में राइबोसोम होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को अपने राइबोसोम होते हैं। मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या क्या होता है, अपना डीएनए होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। अगर कोई पूछे सिंपल और कॉम्प्लेक्स डीएनए में फर्क क्या है, आप कहेंगे वो डीएनए जिसके पास इंट्रॉन ना हो, वो डीएनए जिसके पास रिपीटेटिव सीक्वेंस कम हो, वो डीएनए जो सर्कुलर हो उसे हम सिंपल डीएनए कहते हैं। बैक्टीरिया में सिंपल डीएनए है तो सर्कुलर सिंपल डीएनए है, जैसे बैक्टीरिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना वैसा डीएनए है। तो ये हो गया हमारा सर्कुलर सिंपल डीएनए। उसके अलावा अगर डीएनए अपना है तो आरएनए भी अपना होगा, एमआरएनए, ये वो सारे आरएनए अपने होंगे। प्रोटीन खुद बनाएगी, अपना प्रोटीन का मैकेनिज्म होगा आरएनए बनाने, हर चीज बनाने का।
उसके बाद कैल्शियम फास्फेट के ग्रेन्यूल्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। कैल्शियम और फास्फेट ना एंजाइम में यूज होते हैं, आयंस, तो इसीलिए कैल्शियम और फास्फेट के ग्रेन्यूल बने। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जरूरी नहीं। ऐसा याद करें कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास आयंस होते हैं जो कि एंजाइम यूज करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में अपने एंजाइम होते हैं, क्या क्या अपना है सुनते जाएं। एक डीएनए अपना है, कौन सा? सर्क्यूलर। सर्क्यूलर डीएनए है, सिंपल डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, लीनियर डीएनए नहीं। और वो डीएनए जिसके पास इंट्रॉन नहीं। याद रखें, डीएनए के पास गुआनिन और साइटोसिन रिच है, गुआनिन और साइटोसिन ज्यादा है माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए के पास। कौन बताएगा स्टेबल डीएनए कौन सा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का या न्यूक्लियस का? न्यूक्लियस के डीएनए में गुआनिन और साइटोसिन कम है, माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में गुआनिन और साइटोसिन ज्यादा है। आप कहेंगे सर गुआनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये डीएनए क्या हो गया? मोर स्टेबल हो गया। प्रोकैरियोट का और माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। प्रोकैरियोट और माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है वो ज्यादा स्टेबल। डीएनए के बारे में क्या सुना आपने? गौर से सुने। एक तो आपने कहा सर डीएनए सिंपल है। सिंपल क्यों कहा हमने? क्योंकि डीएनए के पास लीनियर सीक्वेंस नहीं, सर्कुलर डीएनए। और सिंपल क्यों कहा? क्योंकि इंट्रॉन भी नहीं है। और उसके बाद क्यों सिंपल कहा? क्योंकि रिपीटेटिव सीक्वेंस कम है और जीसी रिच है। तो सिंपल डीएनए है, छोटा डीएनए है, इंट्रॉन नहीं है, प्लाज्मिड टाइप बैक्टीरिया टाइप डीएनए है। उसके पास अगर डीएनए अपना है तो आरएनए भी अपना होगा। आरएनए अपना होगा तो सारी जो प्रोटीन्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया वो अपनी खुद बनाएगा। क्या ख्याल है भाई? अपनी प्रोटीन खुद बनाएगा ना। इसका मतलब ये हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास राइबोसोम भी अपना है। कौन बताएगा राइबोसोम कौन सा होता है? 70S या 80S? मैंने तो 70S लिखा है, क्या ख्याल है आपका? 70S, क्योंकि ये रिजेंबल करता है प्रोकैरियोट। पता है हमें ये प्रूफ मिलते जा रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी चीजें हैं बैक्टीरिया की और हैं, बैक्टीरिया की तरह हैं। इसका मतलब ये हो गया देयर इज अ रिलेशन बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया। देयर इज अ रिलेशन, देयर इज अ रिलेशन। रिलेशन क्या है भाई? मैं आपको कल पढ़ाऊंगा कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद इवॉल्व हुआ है बैक्टीरिया से, क्लोरोप्लास्ट भी इवॉल्व हुआ है बैक्टीरिया से। तो इन दोनों में बैक्टीरिया के फीचर मिलेंगे, इन दोनों में बैक्टीरिया के फीचर मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन करता है, हमने पढ़ा था एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आधा पानी पिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो फीचर होंगे एरोबिक रेस्पिरेशन वाले बैक्टीरिया के जैसे होंगे। और क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जैसे फीचर होंगे क्लोरोप्लास्ट में। अच्छा वापस आ जाएं, सुने जरा। अभी डीएनए आरएनए प्रोटीन खुद बना रहा है, राइबोसोम अपनी बना रहा है। मुझे ये बताएं क्या माइटोकॉन्ड्रिया अपनी डिवीजन खुद नहीं कर सकता? जब जरूरत पड़े ज्यादा एनर्जी की, जब जरूरत पड़े ज्यादा एनर्जी की तो माइटोकॉन्ड्रिया 1 में से 2, 2 में से 4, 4 में से 8 ऐसे डिवाइड करेंगे, बैक्टीरिया की तरह डिवीजन होगी। बताएगा कोई कमेंट में कौन सी डिवीजन होगी? ए माइटोसिस बाइनरी फिशन होगी या माइटोसिस होगी? इट कैन फिशन, वेरी गुड। ईशांत ईशांत ने कहा है माइटोसिस होगी। क्यों भाई माइटोसिस होगी? सेंट्रियोल है इसके पास, थ्रेड बनेंगे इसके पास, बैक्टीरिया जैसे फीचर हैं, तो हेमाइटोसिस होगी ना। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट से मैं बता रहा हूं सारी चीजें। जिसने मेरे लेक्चर पिछले सही नहीं सुने तो ये बातें आपको नहीं समझ आ जाएंगी, आएंगी। देखें जो बैक्टीरिया डिवीजन करता है उसे हम कहते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन करेगा एक बैक्टीरिया से 2। अभी कोई ये बात बताएगा जिसकी इंटर पड़ी हुई है ना, वो बताएगा मुझे सवाल। ये जो बाइनरी फिशन होगी ये डिवीजन से पहले होगी या डिवीजन से बाद होगी? जब सेल डिवीजन करने की तैयारी करेगा तो डिवीजन करने के लिए भाई क्या चाहिए? एटीपी चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ना चाहिए, यानी बिफोर डिवीजन माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया डिवीजन में 2 स्टेप होते हैं। एक प्रिपरेशन करना डिवीजन की, इंटरफेज जिसको कहते हैं आप, एक डिवीजन करना एम फेज, माइटोटिक फेज। तो जो इंटरफेज होता है उसमें होते हैं G1
उसमें कौन से फेज होते हैं, याद आ रहे हैं आपको, याद आ रहे हैं कि नहीं? इंटरफेज के कितने फेज हैं? 3। एक को G1 कहते हैं, दूसरे को S कहते हैं और तीसरे को G2 कहते हैं। मैं वो इंटर वाली बात बता रहा हूं। G1 में ऑर्गेनेल प्रोटीन एंजाइम बनते हैं, वो ऑर्गेनेल जिनके पास डीएनए नहीं होता। एस में वो ऑर्गेनेल डबल होते हैं जिनके पास डीएनए, मतलब न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो एस फेज में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डिवाइड करेंगे और न्यूक्लियस के क्रोमोसोम डिवाइड करेंगे। ये बाइनरी फिशन डिवीजन से पहले करेगा, ठीक है ना? कौन बताएगा मुझे? है कोई ऐसा बंदा जो मुझे बताए जब माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ जाएं और माइटोकॉन्ड्रिया को खत्म करना पड़े तो कौन से ऑर्गेनेल की नीड होगी? काइंडली जल्दी बताएं तो मैं आपको चाय पी के दिखाऊं। चाय ठंडी हो गई। लाइसोसोम मतलब ये हो गया, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रेगुलेटेड बाय विच ऑर्गेनेल? ओके ओके भाई, ओके, डिवीजन का कॉन्सेप्ट हो गया, आ गया आपको। अभी थोड़ी चीजें मैं आपको दिखाता हूं और उसके बाद क्लास को वाइंड अप करते हैं। 15 मिनट ब्रेक के मैं ले गया हूं, कल इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। ये मैं सेव करूं और आपको कुछ चीजें मैं दिखा के फिर मैं आगे चलूं, ठीक है ना? ये बातें सारी क्लियर हो गई। पोरेंस का कॉन्सेप्ट हो गया, आउटर मेम्ब्रेन, ये मैट्रिक्स, ये सारी चीजें, सर्कुलर डीएनए, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है ना? हाँ भाई, यहां पे आ जाएं। सिमिलरिटीज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विद बैक्टीरिया एंड क्लोरोप्लास्ट विद बैक्टीरिया। हमने कहा ना, हमें शक हो रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया इवॉल्व हुआ है बैक्टीरिया से। यहां पे देखें, साइज माइटोकॉन्ड्रिया की बैक्टीरिया जितनी, सेल्फ रिप्लिकेटिंग बैक्टीरिया की तरह क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों अपने आप डिवाइड करेंगे। अपना जेनेटिक सिस्टम है, डीएनए भी अपना, आरएनए भी अपना, राइबोसोम भी अपने, मैंने पढ़ा दिए कौन से। मेटाबॉलिक मशीनरी, सारी मशीनरी है, ये मशीनरी सारी अपनी। मेटाबॉलिक मशीनरी का मतलब क्या है? मेटाबॉलिक मशीनरी का मतलब क्या हो गया? बताएं, कोई कमेंट में बताएगा मेटाबॉलिक मशीनरी का? सारे एंजाइम, पता है? साइटोप्लाज्म नहीं भाई, मेटाबॉलिक मीडियम सेल का साइटोप्लाज्म है और माइटोकॉन्ड्रिया है। मेटाबॉलिक मीडियम जहां पे रिएक्शन हो। मेटाबॉलिक मशीनरी वो चीजें जो मेटाबॉलिज्म में यूज हो रही, वो आयंस, वो एंजाइम, वो सारी चीजें, रेगुलेटर इसके अपने रिएक्शन करवाने के लिए। भाई डीएनए अपना है तो सारी केमिकल रिएक्शन करवाने की जो कंट्रोल है वो इसके पास अपना है। एंजाइम सारे इसके अपने, पता है 70% एंजाइम सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में से मिलते हैं। 70% ऑफ द एंजाइम फाउंड फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया ओनली। बाकी जो 30% है वो पूरे सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल और साइटोप्लाज्म में मौजूद है। यानी मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम, ये सवाल पूछा जाता है कि मेजॉरिटी एंजाइम कहां पे होते हैं? ठीक, भजन साहब क्लास बटन दो। उसके बाद भाई ये बैक्टीरिया से इवॉल्व हुआ, ये तो मैं आपको इंटर में पढ़ाऊंगा। ये आपको यहाँ पे बुक वाले ने लिख दिया है, ये लिख दिया है कि इवॉल्व होगा बाय एंडो सिम्बायोटिक मैकेनिज्म। मुझे कौन कमेंट में बताएगा ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, ये एरोबिक है, ये फोटोसिंथेटिक है, ठीक है? ये एरोबिक बैक्टीरिया में से इवॉल्व हुआ, यूकैरियोटिक सेल के अंदर पता नहीं कौन, ये आप बताएंगे। और ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से इवॉल्व हुआ, यूकैरियोटिक सेल में पता नहीं कौन। मुझे बताएं, फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया है उसमें से माइटोकॉन्ड्रिया इवॉल्व होगा या क्लोरोप्लास्ट? आप कहेंगे सर क्लोरोप्लास्ट होगा। तो क्लोरोप्लास्ट का जो बाप दादा है वो कौन है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के जो एंसेस्टर हैं, बाप दादा हैं, वो एरोबिक बैक्टीरिया हैं। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया पहले क्या था? एरोबिक बैक्टीरिया था। ये इंटर हुआ है सेल के अंदर, सेल के अंदर रहकर अब काम कर रहा है एज अ ऑर्गेनेल, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कह रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया था, सेल के अंदर आकर अब काम कर रहा है एज अ क्लोरोप्लास्ट, अब इसको हम ऑर्गेनेल कह रहे हैं। तो ये सेल के अंदर जो रह रहा है, न सेल को नुकसान दे रहा है, न सेल इसको नुकसान दे रहा है। तो एंडो मतलब अंदर आया, सिम्बायोटिक मतलब विदाउट किसी नुकसान के, विदाउट एनी हार्म,
दोनों आपस में फ्रेंडली एसोसिएशन के साथ रह रहे हो तो उनको हम सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो एंडो इवॉल्व फ्रॉम बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, मैटरनल इनहेरिटेंस। भाई ये अजीब बात लिख दी है बुक वाले ने, बुक वाले ने नहीं लिखी, मैंने लिखी है। सुने जरा गौर से सुने, मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे पूछता जा रहा हूं ना, ये सिंपल चीजें हैं। ये हो गया स्पर्म, स्पर्म, ठीक है। स्पर्म के इस पार्ट को हम कहते हैं हेड। हेड के अंदर क्या होता है भाई, ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया वाले रीजन को मिड पीस कहते हैं। और ये हो गया टेल। कितने पार्ट हो गए, टेल, मिड पीस माइटोकॉन्ड्रिया वाला और हेड न्यूक्लियस वाला। ये हो गया हमारा एग। एग के पास ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। स्पर्म के पास आपको साइटोप्लाज्म नजर आ रहा है, बताएं। स्पर्म पहले ऐसा होता है, ऐसा, उसमें साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पे स्पर्मेटिड कहते हैं इसको। जिसने इंटर पढ़ी हुई है वो बताएगा मुझे, बस इंट्री का क्लास है। जो फर्स्ट ईयर वाले, खैर यहाँ पे इतने नहीं है, एक दो होगा ऐसा जो फर्स्ट ईयर वाले एक्स्ट्रा फ्रेशर ने ज्वाइन किया होगा। तो स्पर्म के पास न्यूक्लियस रिड्यूस्ड, साइटोप्लाज्म रिड्यूस्ड होता है। जब ये एग और स्पर्म आपस में फ्यूज करेंगे तो मुझे बताएं, ये जो जाइगोट बना इसमें साइटोप्लाज्म किसका भाई, स्पर्म का या एग का? आप कहेंगे सर स्पर्म के पास है ही नहीं, एग का। और न्यूक्लियस किसका? आप कहेंगे सर दो न्यूक्लियस हैं। कौन से भाई? एक एग का, दूसरा स्पर्म का। इसका मतलब ये हो गया स्पर्म का मिड पीस भी नहीं आया, टेल भी नहीं आया, ओनली आया हेड। हेड का मतलब उसमें क्या है, न्यूक्लियस। तो स्पर्म का न्यूक्लियस, ये मैं ब्लैक पिंक वाइट रेड से बना रहा हूं, और एग का न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस हैं जाइगोट के पास और एक साइटोप्लाज्म। दो न्यूक्लियस और एक साइटोप्लाज्म से हमारा जाइगोट बना है। अभी मुझे बताएं, जो बच्चा पैदा होगा इस जाइगोट से, इस जाइगोट से जो बच्चा पैदा हो गया, ये बच्चा पैदा हो गया, ठीक है सर। अभी इस बच्चे के पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो अपने बाप से भी आया है स्पर्म की तरफ से, और अपनी मदर मां से भी आया है एग की तरफ से। आप कहेंगे सर यहां तक ओके। अगर मैं पूछूं इस बच्चे में न्यूक्लियस वाला जेनेटिक मटेरियल दोनों से आया है, अगर मैं पूछूं जो माइटोकॉन्ड्रिया आया है बच्चे में, वो मां से आया है या बाप से आया है? बताएं भाई जल्दी, तो मैं जाऊं, पीरियड का टाइम हो गया है, जल्दी। बाप से नहीं, बाप से नहीं। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं? क्यों के पास, स्पर्म के पास साइटोप्लाज्म नहीं। हाँ 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 हाँ, ये जो मिड पीस है ना, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है स्पर्म को मूव करवाने के लिए। स्पर्म फर्टिलाइज, जब स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है तो उसका क्या आ रहा है, सिर्फ हेड, मतलब सिर्फ न्यूक्लियस आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म नहीं आ रहा, टेल नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है जो बच्चों में माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मां से होता है, इसलिए मैंने लिखा है मैटरनल इनहेरिटेंस। या इसको हम और बात कहते हैं, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्म के थ्रू ट्रांसफर होता है। इनहेरिटेंस का मतलब है ट्रांसफर होना। इट्स ऑल अबाउट टुडे, इट्स ऑल अबाउट टुडे। कल हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया और माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस किया। कल क्लोरोप्लास्ट और उसके बाद जो टॉपिक होगा उसको डिस्कस करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को फिर रिकॉल करेंगे, सेल चैप्टर ऐसे ही पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो हमारे चैप्टर्स होंगे वो इजी इजी बनते जाएंगे। सेव एज, कहाँ पे सेव करना है, इंटरनल सेव, जेईपीजी। ओके सर, ये सर हो गया इरेज, ठीक है भाई। विश यू गुड लक।